हेलो बच्चों। तो अब आज की क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है ये आपका सेमी इंटर ग्रुप 2, ये कंपनी अकाउंट का भी टॉपिक है और ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी टॉपिक है। ठीक है। कंपनी अकाउंट्स के सिलेबस में तो कैश फ्लो का क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में आता ही है। ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको दे देते हैं या कैश फ्लो का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो चैप्टर दोनों के लिए है, कंपनी अकाउंट में भी पढ़ना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ना है और लगभग सेम है बेटा, है ना। जितना कंपनी अकाउंट में है उतना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर हम चालू कर रहे हैं और सबसे पहले तो अगेन इसकी थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम बिल्ड करेंगे और थ्योरी और कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद उसके बाद फिर हम कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इसको हम बेसिकली अगर इसको हम बना रहे हैं तो बनाने के पीछे रीजन क्या है, वो रीजन भी हमें आपको समझना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे इसके जो फॉर्मेट है उस पर हम आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement of change in cash and cash equivalents during an year। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है किसका सर? चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंज आया उसका स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन एनालिटिकल reconciliation statement of cash and cash equivalent। reconciliation statement of cash and cash equivalent। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीके का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी होता है जो कि बताता है कि अगर आपका ओपनिंग कैश बैलेंस कुछ था और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो कुछ और हो गया तो इसमें चेंज क्यों होगा। ओपनिंग कैश में और जो क्लोजिंग कैश में चेंज आया है उस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है सर। तो मतलब ये बना है इसका कि अगर ओपनिंग कैश, यहाँ कैश का मतलब है कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों, और हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। अगर ओपनिंग कैश सपोज मान लीजिए 50,000 रुपए का है और जो क्लोजिंग कैश है मान लीजिए कि ये 71,000 का है, तो ये 50,000 से 71,000 कैसे हुआ। ठीक है सर। इसका रीजन क्या करेगा सर? एक्सप्लेन करेगा, इसके रीजन एक्सप्लेन करेगा और वो किस में मिलते हैं आपको? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगी। ये आपका 50 से 71,000 कैसे हुआ, इसके जो रीजन्स हैं उसको किस में आपको मिलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगा। ठीक है। तो एक तरीके का ये क्या है सर? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी है, राइट। और इसमें देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट explains that why a company is low in cash despite of huge net profit, or how a company pays dividend even if there is net loss during the year। इस बात को भी समझिए सर। देखिए सर,
नेट प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट दोनों सेम चीजें होती हैं या अलग अलग चीजें होती हैं? पहले अपने आप से पूछो कि नेट प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट क्या ये दोनों चीजें सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि किसी कंपनी ने पिछले साल 50 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया, ओके, तो 50 लाख का नेट प्रॉफिट कमाने का क्या ये मतलब है कि हमारे पास 50 लाख का कैश आ गया? बताइए। अगर किसी कंपनी ने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया तो क्या ये मतलब है कि हमारे पास 5 करोड़ का कैश आ गया होगा? कैसा होता है? तो बेटा ऐसा नहीं होता है। नेट प्रॉफिट कैश प्रॉफिट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता बेटा? इसके पीछे रीजन क्या है? आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जिसके थ्रू आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, वो नेट प्रॉफिट एक्रूवल प्रिंसिपल को ध्यान पर रखते हुए बनाया जाता है। एक्रूवल प्रिंसिपल का मतलब जो इनकम करंट ईयर में एक्रू हो गई, अर्न हो गई, वो उसमें इंक्लूड की जाती है। जो एक्सपेंसेस करंट ईयर में ड्यू हो गए, आप उसको भी इसमें क्या करते हो? इंक्लूड करते हो। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए आपने करंट ईयर में, सपोज मान लीजिए करंट ईयर में आपने 20 लाख की सेल करी। 20 लाख की सेल में से सपोज मान लीजिए 12 लाख की सेल कैश में हुई है और 8 लाख की सेल आपने उधार में करी है। तो क्या वो 8 लाख की सेल आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते वक्त काउंट नहीं करोगे? काउंट करते हो। सेल तो आप पूरे 20 लाख की दिखाओगे, और तो उसमें 8 लाख का सेल किस में हुआ है? क्रेडिट में हुआ है, जिसका पैसा अभी आपके पास नहीं आया है। लेकिन 20 लाख की आपने सेल दिखा दी, जिसमें क्रेडिट सेल भी इंक्लूड है। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ के आ रहा है और आपका नेट प्रॉफिट भी क्या आ रहा है सर? बढ़ के आ रहा है। जबकि ऑलरेडी 8 लाख का कैश जो आपकी क्रेडिट सेल हुई है, वो तो अभी आपको रिसीव ही नहीं हुआ है। तो कभी कभार आपका नेट प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है उसके अंदर क्रेडिट इनकम का भी इम्पैक्ट है, जो अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ऐसे खर्चे आप डेबिट कर देते हो जो नेट प्रॉफिट को तो घटाते हैं, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट पे कोई, उसका कैश प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हुए हैं, जिसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होने से आपका नेट प्रॉफिट तो घटेगा लेकिन कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि सर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी डेबिट करते हो, करते हैं ना? तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारा कैश कम होता है? बताइए, क्या डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस होता है? नहीं सर, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। वो तुम क्या करते हैं कि जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल करने के लिए असेट का एक हिस्सा निकाल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हर साल डाल देते हैं, इनकम में से चार्ज कर देते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऑलराइट। ऐसे मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री या आपने एक ऑफिस रेंट पे लिया है, जिसका 5,000 रुपये आपको पर मंथ का रेंट देना है। तो 12 महीने का रेंट कितना होगा सर? है ना, 5,000 इंटू 12, तो 60,000 का रेंट आपका बनता है। आपने एक्चुअल पेमेंट पूरे साल में केवल 50,000 की करी है रेंट के नाम पे, तो एक्चुअल कैश तो 50,000 ही है। पर मुझे बताइए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो रेंट का एक्सपेंस आप डालोगे, 50,000 डालोगे या 60,000 डालोगे? तो आपने बोला सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। अगर करंट ईयर का रेंट 60,000 बनता है तो हम तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 60,000 ही डेबिट करेंगे, 50,000 प्लस 10,000 आउटस्टैंडिंग जोड़ के दिखा देंगे। ऐसे ही तो करते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जैसे ही मैं 60,000 का रेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ, इससे नेट प्रॉफिट मेरा घट जाएगा, है ना? बट जो 10,000 का रेंट मैंने 50,000 में जोड़ के प्रॉफिट लॉस में डाला हुआ है, क्या वो 10,000 का कैश अभी चला गया? नहीं गया सर, वो तो अभी आउटस्टैंडिंग है, वो तो अभी ड्यू है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, और आपने शायद बात अब तक पकड़ ली होगी, कि नेट प्रॉफिट कैश प्रॉफिट नहीं होता। तो आप कई बार किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हो, कहते हो उस कंपनी ने करंट ईयर में 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, बड़ी अच्छी बात है। आप बैलेंस शीट में उस कंपनी का कैश इन हैंड देखते हो, कैश एट बैंक देखते हो, उसकी कंबाइंड वैल्यू देखते हो, तो आपको मालूम चलता है कि केवल सपोज मान लीजिए 35 करोड़ का कैश उनके पास पड़ा हुआ है। अब आप कहते हो यार 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, लेकिन कैश कितना पड़ा है? 35 करोड़। ऐसा क्यों हो रहा है?
इसका उल्टा, किसी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कम है, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है पर बैलेंस शीट में कैश ज़्यादा पड़ा हुआ है, या कंपनी को करंट ईयर में लॉस हुआ, उसके बाद भी कंपनी क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो गया, सर डिविडेंड तो कैश में देगी ना, लॉस तो एक्रूअल के बेस पे निकाले। अगेन हो सकता है एक्रूअल प्रिंसिपल पे नेट लॉस हो पर कंपनी की कैश पोजीशन बहुत अच्छी हो तो दे दिया डिविडेंड। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे मिलेगी, ये एक्सप्लेनेशंस, ये अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट ज़्यादा है पर कैश कम है, या प्रॉफिट कम है पर कैश ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती है कहाँ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके सर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट व्हाई अ कंपनी इज लो इन कैश डिस्पाइट ऑफ ह्यूज नेट प्रॉफिट और हाउ अ कंपनी पेज डिविडेंड इवन इफ देयर इज नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ऐसा इस वजह से होता है सर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको मैंने बताया कि भाई नेट प्रॉफिट जो है वो कैश प्रॉफिट नहीं होता, नेट प्रॉफिट आपकी कैश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके जी, तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती हैं, लिस्टेड कंपनी मतलब जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। मतलब कि सर वो अपना इनकम स्टेटमेंट बनाती है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगी, वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, और उनको इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए। तो जो लिस्टेड कंपनी होगी वो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डेफिनेटली बनाती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप सपोज मान लीजिए शेयर्स खरीदने बेचने का भी काम अगर आप करते हैं, थोड़ा अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, या अगर आप सपोज किसी कंपनी की पिछले साल की अगर पोजीशन देखना चाहते हैं, या किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने से पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर आप समझना चाहते हैं, तो अगर आप किसी भी क्या नाम है, किसी भी साइट में जाते हो जहाँ पर शेयर का प्राइस और उसका डिटेल आपको दिया हुआ है, तो वहाँ जब आप उसके अकाउंट्स वाले सेक्शन में जाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले सेक्शन में जाओगे, तो आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको दिखता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इसको कैसे कैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे ये धीरे धीरे आपको अपने सिलेबस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना नोट कीजिए, और फिर यहाँ से इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिफाइन करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने समझनी है, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से लिख लेंगे। चलिए, आई गेस ये आपने बेटा कर लिया होगा, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जी, अब बेटा यहाँ से हम कुछ बेसिक टर्म्स ले लेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली डिफाइन किए गए। ओके, तो मीनिंग ऑफ सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है सर, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला बेटा हमारे पास आता है कैश। ठीक है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब है प्यारे बच्चों, इसमें कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया वो अमाउंट जो आप बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है सर, इसको सिंपली आप कैश एट बैंक मान लो। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, इसको सिंपली आप कैश एट बैंक बोल सकते हो। कंपनी का वो पैसा जो कि करंट अकाउंट में डिपॉजिट है
जिसको कंपनी कभी भी विड्रॉ कर सकती है विदाउट एनी डिफिकल्टी, उसको कैश एट बैंक बोलेंगे। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों इसमें कैश में आते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका कैश इक्विवेलेंट। ठीक है सर, कैश इक्विवेलेंट को आप इकोनॉमिक्स की भाषा में नियर मनी आइटम बोल सकते हो। नियर मनी आइटम का मतलब क्या हुआ सर, या कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ, ऐसे आइटम जो कैश नहीं है बट आप उन्हें बिना किसी रिस्क के नॉन अमाउंट ऑफ कैश में, मतलब एक अमाउंट आपको पहले से पता है, उस नॉन अमाउंट में कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हाईली लिक्विड होती है, जिसको आप कभी भी विदाउट मच रिस्क कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बदले में आपको कितना कैश मिलेगा, दैट अमाउंट यू ऑलरेडी नो इन एडवांस। आपको पहले से पता होता है कि इसके बदले आपको इतने पैसे मिलने हैं। जैसे कि चेक इन हैंड, चेक इन हैंड में 5,000 रुपये का अमाउंट जो चेक है उसमें 5,000 रुपये का अमाउंट लिखा हुआ है। तो आप उस चेक को जब डिपॉजिट कराओगे तो कितने पैसे मिलेंगे आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, राइट सर। तो अमाउंट पहले से आपको पता होती है। ऐसे मान लीजिए बेटा ड्राफ्ट इन हैंड, कोई बैंक ड्राफ्ट है, उसके थ्रू आपको पैसे मिलना है, कितने पैसे मिलेंगे, जितना बैंक ड्राफ्ट में वो अमाउंट लिखी होगी उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या आप कोई शॉर्ट टर्म क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, और ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आप 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसमें कोई मेजर फ्लक्चुएशन नहीं होती है, उसमें कोई मेजर रिस्क नहीं होता है। ये सारी चीजें आती हैं कैश इक्विवेलेंट में। तो कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड investments, or you should say instruments which are readily convertible into known amount of cash विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्क, या बोल सकते हैं विद इनसिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, या तो बोलेंगे कि इसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है, या बोल देंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता है सर। ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्क। इसमें क्या क्या आता है बेटा आपका, इसमें एग्जांपल आता है आपका चेक्स इन हैंड, उसके बाद ड्राफ्ट्स इन हैंड, और इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब ऐसे सिक्योरिटीज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको आप 3 महीने के अंदर आराम से कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। ठीक है सर, ये कैश इक्विवेलेंट बेसिकली आता है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हुआ, इसके रीजन को एक्सप्लेन किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। अब कई बार बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर अगर हमें यही जानना है कि ओपनिंग कैश बैलेंस क्या था और क्लोजिंग कैश बैलेंस डिफरेंस क्यों है, अलग क्यों है, हम इसके रीजंस को ही जानना चाहते हैं, तो क्या हम सीधे कैश बुक को नहीं देख सकते? कैश बुक याद करो सर क्या होती है। कैश बुक सर एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होती है। तो उसमें ओपनिंग बैलेंस भी होगा, फिर डेबिट साइड में सारी कैश रिसिप्ट होंगी, क्रेडिट साइड में सारी कैश पेमेंट होगा, फिर उसके बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। तो कैश बुक से तो भी हमें मालूम चल जाएगा ना कि क्लोजिंग कैश कितना है और ओपनिंग कितना था। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाएं? ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो कैश बुक होती है वो तो बेटा कैसे बनाते हैं, डेट वाइज बनाते हैं। उसमें डेली बेसिस पर जो ट्रांजेक्शन है कैश की वो रिकॉर्ड की होगी। तो कैश बुक आप डे टू डे बेसिस पे मेंटेन करोगे। अगर पूरे साल के लिए कैश बुक देखोगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी सो मैनी, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होगी। एक तो ये रीजन है क्योंकि हमें पूरे साल का स्टेटमेंट नहीं देखना है, हमें समराइज करना है। तो कैश बुक जो काम कर रही है उसी को हम समराइज करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फ्लोज को, जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है, उसको हम 3 वैरायटी में बांट देते हैं। 3 अलग अलग एक्टिविटी में उसको डिफाइन कर देते हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो काम है सर, ये काम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं किया जाता, सॉरी ये काम कैश बुक में नहीं होता। कैश बुक केवल कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड कर लेगी, उसे क्लासिफाई नहीं करेगी, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, वो कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लो को इन 3 एक्टिविटी में बांट देगा। तो तीसरा पॉइंट यही है, और फिर हम समझेंगे ये तीनों एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। देखिए सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट shows inflows and outflows of cash under 3 activities। 3 एक्टिविटीज में इसको दिखाता है, नेमली जो कि कौन कौन सी होती हैं। इसमें एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी इसमें होती है बेटा हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके सर, अब डिफाइन करेंगे कि इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। तो ये आपको ढंग से समझना है। तो इसमें बेटा 4th पॉइंट आता है सबसे पहले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। सुनेंगे बेटा, पहले सुन लेंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? देखिए सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो किसी बिजनेस को डिफाइन करती हैं और ये बताती हैं कि ये बिजनेस क्या गुड्स या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। जिन एक्टिविटी से बिजनेस जाना जाए वो उस बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे कि सर, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक मिनट बेटा, जी बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज ये आपसे पूछूं कि एक सब्जी वाला क्या काम करता है ना, एक सब्जी वाला क्या काम करता है, तो आप क्या बोलोगे सर कि वो वेजिटेबल्स खरीदता है, उसको बेच देता है ना, इसीलिए तो उसको सब्जी वाला कहते हैं। तो वेजिटेबल्स खरीदना और उसको बेच देना, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है सर। एक फर्नीचर शॉप क्या करती है, फर्नीचर शॉप फर्नीचर खरीदेगी और उसको बेच देगी, तभी तो क्या बोलते हैं सर उसको हम फर्नीचर वाला कहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है। एक आइसक्रीम वाला क्या करता है, आइसक्रीम खरीदेगा और उसको बेच देगा, तो ये क्या है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक कोचिंग सेंटर क्या करता है सर, कोचिंग सेंटर सर सपोज मान लीजिए कोई सिलेबस या कोई टीचिंग सर्विस देता है, कोई कोर्स होता है उसका सिलेबस वगैरह पढ़ाता है, उसके बदले में फीस ले लेता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक सलून क्या करता है सर, एक सलून सर हेयर कट की सर्विसेज, ब्लीच की सर्विसेज, मेकअप की सर्विसेज देता है, उसके बदले में क्या करता है सर, पैसा लेता है, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसी भी बिजनेस की वो एक्टिविटी है जो उस बिजनेस को डिफाइन करती हैं और जो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। जैसे फर्नीचर वाला फर्नीचर बेच के पैसा कमाएगा, है ना, एक फर्नीचर वाला फर्नीचर बेच के पैसा कमाएगा। ऐसे बेटा एक फ्रूट सेलर फ्रूट बेच के पैसा कमाएगा और एक आइसक्रीम सेलर क्या करेगा, आइसक्रीम बेच के पैसा कमाएगा। ऑलराइट, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल, और आई शुड से मेन, प्रिंसिपल का मतलब मेन, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी of a business. Operating activities are principal or main revenue generating activity of a business for which the business is established. And includes ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसी भी बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती हैं और
इसमें वो एक्टिविटी भी इंक्लूड होती हैं जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होती। ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती हैं, ये आपको मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिफाइन करने के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज which are not covered under investing and financing activity। जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होती, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती हैं। और उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो किसी भी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है जिसके लिए उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया है, राइट बच्चों। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं सर, एक बिजनेस क्या करेगा सर, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेगा, है ना, या उनको सेल करेगा, सर्विस को वो प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है सर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स को पेमेंट करना। उसके अलावा सर पेमेंट ऑफ सैलरीज पे करना सर, रेंट पे करना ऑफिस का, प्रीमाइसेस का, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करना। भाई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा, सैलरी पे करना, ऑफिस रेंट पे करना, एड पे खर्चा करना, प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए खर्चा करना, ऑडिट फीस की बेटा पेमेंट करना। तो ये सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये खर्चे भी होंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो होते हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमारी जो दूसरी एक्टिविटी आती हैं, दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, ये आप इसको भी आपने क्या करना है, समझना है। देखिए अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ फिक्स असेट्स या हमें कुछ नॉन करंट असेट्स की जरूरत पड़ती है। सपोज मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर ही है जो बच्चों को टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करना और उसके बदले में फीस लेना वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन एक कोचिंग सेंटर के बारे में सोचो कि वहाँ पर सर क्लासरूम में क्लास कंडक्ट करने के लिए फर्नीचर प्रोवाइड करना बेसिकली पड़ता है। चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है, उसके अलावा एसी होता है सर। तो ये एसेट्स होंगी तभी तो वहाँ पर वो जो सर्विस है कोचिंग की वो प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा। तो एसेट्स को परचेज करना, फिक्स एसेट को परचेज करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और कुछ समय के बाद जब हम एसेट्स को रिप्लेस करते हैं, मतलब कोई फर्नीचर लिया, उसको 4 साल 5 साल 6 साल अपने बिजनेस में यूज किया, बाद में उसको बेच दिया, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ऐसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो रॉ मटेरियल खरीदती है और फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। तो उस फर्म ने क्या किया होगा बेटा, उस फर्म ने पहले फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करी होगी, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारी मशीनें होगी, फिर फैक्ट्री के अंदर भी सर फर्नीचर होगा या नहीं। तो ये एसेट खरीदना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। और जब हम क्या करते हैं, एसेट को बेच देते हैं, कभी कोई प्लांट और मशीनरी पुराना हो गया उसको बेच दिया तो ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। कोई फर्नीचर पुराना हो गया उसको बेच दिया तो ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट की परचेज एंड सेल आती है, राइट। इसके अलावा अगर हमें कोई ऐसी इनकम मिल रही है, जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जो हमारी मेन इनकम नहीं है, वो भी इन्वेस्टिंग में इंक्लूड होती है। इसको समझेंगे बेटा कैसे। जैसे मैंने कहा सपोज मान लीजिए कि एक बिजनेस है जो फर्नीचर की परचेज और सेल करता है ना, तो फर्नीचर खरीदना बेचना उसकी क्या मानी जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा इसमें भी कंफ्यूज मत होना, आपने बोला सर फर्नीचर तो हमारी एसेट होती है, तो अभी तो आपने बताया कि एसेट की परचेज सेल इन्वेस्टिंग का पार्ट होगी।
अब आप कह रहे हो कि फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर की परचेज सेल ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। तो बेटा अगर बिजनेस का नेचर ही फर्नीचर खरीदना बेचना है तो फर्नीचर क्या हो जाएगा अब आपके लिए? गुड्स हो जाएगा, है ना। गुड्स का मतलब भी क्या होता है? जिसको हम रिसेल मोटिव के लिए खरीदते हैं। तो अगर आप कहते हो फर्नीचर हमेशा असेट होती है, ऐसा तो नहीं है। देखना पड़ेगा आपका बिजनेस क्या है। एक कोचिंग बिजनेस में फर्नीचर असेट होगी, राइट, लेकिन जिसका बिजनेस ही फर्नीचर बेचने का है उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। आई होप ये डिफरेंस आपको पता होगा बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मान लीजिए सपोज कि एक कपड़े की दुकान है ना, वो कपड़ा खरीदती है और कपड़ा बेच देती है। तो कपड़ा खरीदना बेचना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा और कपड़ा बेच के जो पैसा आएगा वो ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होगा, है ना। अब मान लीजिए कि कपड़े के बिजनेस से मालिक ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब वो क्या करता है सर? वो कहता है कि चलो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें और बड़ी दुकान खोलनी चाहिए या और हमें ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए। तो उसने क्या करा सर? एक नई बिल्डिंग परचेज कर ली और नई बिल्डिंग पे उसने 1 2 3 4 इस तरीके से 4 फ्लोर उसने बना दिए। जैसे उसने बिल्डिंग खरीदी तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, क्योंकि बिल्डिंग एसेट है ना। कपड़ा उसके लिए गुड्स है बट बिल्डिंग क्या है? उसके लिए एसेट है। तो बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, राइट। बिल्डिंग परचेज करने के बाद उसके जो 2 फ्लोर थे, 2 फ्लोर तो वो कपड़े के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और बाकी के जो 2 फ्लोर हैं वो अभी खाली हैं, उस पर वो अभी बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा है। तो वो क्या करता है? वो कहता है कि इसको खाली क्यों रखूं, ऐसा करता हूं कि मैं कुछ समय के लिए इसको रेंट पे दे देता हूं किसी और को, और वहां से क्या होगा? उसे एक्स्ट्रा रेंटल इनकम रिसीव करनी लगेगी। लेकिन उसकी जो मेन इनकम है वो कहां से आएगी? कपड़ा बेच के। रेंट इनकम तो उसकी एडिशनल इनकम है जो कि उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब कपड़े के बिजनेस से संबंधित नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेंट वाली इनकम आ रही है ना, वो रेंट वाली इनकम किसका पार्ट हो जाएगी? इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ गया है। ऐसे मान लीजिए सर, हमने कपड़े के बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, कपड़े के बिजनेस से इनकम कमाई, तो वो तो ऑपरेटिंग का पार्ट है। लेकिन कपड़े के बिजनेस से जो इनकम हुई, हमने उन पैसों को सपोज किसी कंपनी के शेयर्स में, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लाइक कपड़े के बिजनेस की इनकम से हमने सपोज 5 लाख रुपए के रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो शेयर परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब रिलायंस ने उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव कर दिया, तो अब वहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो गई। बोलो है ना। तो कपड़ा बेच कर पैसा कमाना आपकी मेन इनकम थी, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, और शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल गया, ये आपकी मेन इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ये जो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है ना, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। बोलो है ना। तो जो आपकी मेन इनकम होगी वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगी, और जितनी भी आपकी सेकेंडरी इनकम होगी जो मेन इनकम नहीं है, वो सारी की सारी आपको कहां लेनी है? इन्वेस्टिंग में लेनी है। ऑलराइट, चलिए सर, तो बात करते हैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी refers to purchase and sale of non-current assets, or I should say fixed asset item। जितने भी फिक्स असेट्स वाले आइटम होते हैं सर, उनकी परचेज और सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट आती हैं। जैसे कि बिल्डिंग खरीदना, प्लांट और मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, जितनी भी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं वो सारी इसमें आती हैं। अगर इनको बेच देते हैं सर, तो बेचने वाला पार्ट भी इसी में ही आएगा, है ना सर। आपने प्लांट बेच दिया, आपने एसेट बेच दिया, आपने बिल्डिंग बेच दी, तो वो भी किस में आएगा सर? आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। अगर आप कोई फिक्स एसेट बेच रहे हो तो उस पर कई बार आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। तो वो टैक्स जो आपने दे दिया उसको घटाकर नेट सेल्स वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी होती है। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग सपोज मान लीजिए 50 लाख में बेची और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 5 लाख का,
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 45 लाख की अमाउंट आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है सर, ओके सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी also includes all such incomes which are not operating income। ऐसे इनकम जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जो मेन इनकम नहीं है सर, हम उसको नहीं लेते हैं। जैसे कि कपड़ा बेचकर, कपड़े का बिजनेस है, कपड़ा बेच के जो पैसे आएगा वो ऑपरेटिंग इनकम है। इसके अलावा कोई और इनकम कमा रहे हो, आप इंटरेस्ट कमाते हो क्योंकि आपने किसी को लोन दिया है, आप डिविडेंड कमा रहे हो क्योंकि आपने शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, या आप रेंट कमा रहे हो क्योंकि आपने कुछ ऑफिस का हिस्सा रेंट पे दे दिया है। ऑल दो ये आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की, तो ये सारी इनकम कहाँ पर आएगी सर? ये बिजनेस, ये इनकम भी आपकी इन्वेस्टिंग में इंक्लूड होगी। ओके, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, ये कैसे हो गया आपका? अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो गई, ऑपरेटिंग भी हो गई बेटा। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी जरूर आपको समझनी है अच्छे से, फिर प्रैक्टिकल पार्ट तो बेटा हम कर ही लेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 6 इसमें आता है हमारे पास। पॉइंट नंबर 6 आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है इसको भी ध्यान से समझिए। चलो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बेटा। एक कंपनी बिजनेस करने के लिए फंड कहां से लाती है? सोचो जरा, एक कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो वो फंड कहां से लाती है बेटा? तो आपने कहा सर या तो वो शेयर इशू करेगी। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर इशू करेगी या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी? तो इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लाना, प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा लाना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर शेयर इशू नहीं कर रही है बेटा तो डिबेंचर्स इशू करेगी, वहां से पैसा आएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। या कंपनी लोन ले लेगी, है ना, बैंक से लोन ले लेगी या किसी और सोर्स से लोन ले लेगी जहां से मिल रहा है, तो वो भी कहां पे आएगा सर? फाइनेंसिंग में आएगा। तो फंड अरेंज करने के लिए जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी एक्टिविटी फाइनेंसिंग का पार्ट होती हैं। तो शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अच्छा सर, जो पैसा लिया है वापस भी तो करना पड़ेगा, मतलब जो लोन लिया है उसकी रीपेमेंट होगी, कुछ वर्ष के बाद उसका प्रिंसिपल चुकाना पड़ेगा, या हो सकता है मंथली या एनुअली धीरे धीरे उसका प्रिंसिपल कंपनी क्या करती है? पे बैक करती है। तो लोन की रीपेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर्स अगर इशू किए हैं तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी तो होता है ना? जब डिबेंचर्स के पैसे आप लौटा देते हो उसे क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। तो वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडम्पशन करना पड़ता है, उनके पैसे भी आपको लौटाने पड़ते हैं, तो बेटा वो भी किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। इक्विटी शेयर्स के पैसे नॉर्मली कंपनी नहीं लौटाती। जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो इक्विटी का पैसा वापस करना पड़ता है। तो नॉर्मली इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता, लेकिन आप कंपनी अकाउंट में पढ़ोगे कि इक्विटी का बायबैक तो होता है। इक्विटी का बायबैक होता है जब कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से परचेज कर लेती है, तो वहां पर इक्विटी वालों को पेमेंट करती है, तो वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। तो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन के थ्रू पैसा लाना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसी पैसे को पे बैक करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा सर, अगर कंपनी ने शेयर इशू करे हैं तो उस पर डिविडेंड देती है।
डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देती है, लोन पे इंटरेस्ट देती है। जब प्रेफरेंस शेयर्स को डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो कई बार रिडम्पशन प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये सारी एक्टिविटी भी किसका पार्ट होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगी, राइट सर। तो मेनली यहाँ पर फंड अरेंज करने से रिलेटेड जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो हैं कैश के, वो यहाँ पे ले लेने हैं। कई बार कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो अंडर राइटर्स के थ्रू करती है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं सर? जो गारंटी देते हैं कि आपके डिबेंचर्स हम दिखवा देंगे। अगेन कंपनी अकाउंट में एक चैप्टर भी है इसका, अंडर राइटिंग ऑफ डिबेंचर्स का, है ना, वो चैप्टर भी है। चलिए, तो कंपनी क्या करती है सर? अंडर राइटर्स के थ्रू डिबेंचर्स को इशू कराती है, अंडर राइटिंग के थ्रू डिबेंचर को इशू करती है और उसके बदले में अंडर राइटर्स को कमीशन देती है। तो कमीशन की पेमेंट भी किस में पार्ट होगा सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस मतलब कि फंड, इसकी बात करनी है कि फंड कहाँ से अरेंज होता है। ओके, तो देखिए सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रेफर्स टू all activities related to arrangement of funds, या बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सच एज प्रोसीड्स मतलब पैसा आया फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर को इश्यू करके पैसा आया। बोरोइंग्स रेज्ड, ठीक है सर, या कंपनी ने बोरो किया, वो आपका इसमें आएगा। इसके अलावा रिडम्पशन, पैसा लौटाना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ता है। अमाउंट पेड ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, अमाउंट पेड ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये भी यहाँ पे ले लिया जाएगा सर। अमाउंट पेड ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर, ये भी यहाँ पे ले लिया जाएगा। और इसके अलावा बेटा कह सकते हैं हम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, डिबेंचर्स पे और लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया तो वो भी बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा डिविडेंड पेड भी आपका इसी में आएगा, ठीक है, डिविडेंड की जो आपने पेमेंट करी है वो यहाँ ले लेंगे। और इसके अलावा अंडर राइटिंग कमीशन, आपने अंडर राइटिंग कमीशन पे किया है अंडर राइटर्स को शेयर या डिबेंचर इशू करते वक्त, वो भी यहाँ पर आएगा। और प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन, जो भी आपने डिबेंचर्स का या शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया था या इक्विटी का बायबैक किया था, उस पर प्रीमियम पे किया था, तो ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो फाइनेंसिंग में मेनली ये देखेंगे कि फंड कहाँ से आ रहा है और पैसा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई है। अब बेटा यहाँ से हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं मानी जाती, इन्वेस्टिंग भी नहीं मानी जाती और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं मानी जाती। ना तो ऑपरेटिंग होती है, ना इन्वेस्टिंग होती है, ना फाइनेंसिंग होती है। जैसे कि सर मान लीजिए कि आपके बिजनेस में एक मिस हैपनिंग हो गई कि आपके बिजनेस में आग लग गई, है ना, आग लगी और आग लगने से आपका स्टॉक जल गया, स्टॉक का आपका लॉस हो गया, नुकसान हो गया और उसके बदले फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू आपके पास कैश इनफ्लो आ रहा है, कैश आ रहा है, लेकिन आग लगना और उसके बदले में क्लेम मिल जाना, आप इसको क्या मानोगे? ऑपरेटिंग मानोगे, इन्वेस्टिंग मानोगे या फाइनेंसिंग मानोगे? क्या आग लगाना ही आपका बिजनेस है सर? सर हम तो आग ही लगाते हैं। आग लगाने का मतलब है हम तो क्या करते हैं सर, हम तो चुगली का काम करते हैं। किसी से पूछ लेते हैं कि उस बंदे के बारे में आपकी क्या राय है, तो आप बता देते हो, फिर उसी बंदे को जाके बोल देते हैं कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो क्या आग लगाना हमारा बिजनेस होता है? नहीं होता सर।
तो ये आग लगना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, और उसके बदले क्लेम मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग में नहीं है क्योंकि आग लगना हमारी एसेट की परचेज सेल तो नहीं है, फाइनेंसिंग में नहीं है कि हम फंड अरेंज करने के लिए अपने बिजनेस में आग लगाते हैं कि चलो आग लगा देते हैं पैसा आ जाएगा, है नहीं सर। तो ऐसी एक्टिविटी आप कहाँ लोगे? तो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से बेसिकली क्या करता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे रूल, सारे प्रोसीजर, सारे कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। AS3 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि कंपनी अकाउंट में जब आप कैश फ्लो पढ़ोगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से बनाया जाता है। तो हम वैसे भी जो चैप्टर ये करेंगे हम AS3 के ही हिसाब से करेंगे, है ना, अलग से हमें AS3 नहीं पढ़ना है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं या जो अब तक मैंने आपको सारा लिखा ये AS3 के ही बेसिकली बेस पर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि कुछ ऐसे कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं जो ऑपरेटिंग भी नहीं है, इन्वेस्टिंग भी नहीं है और फाइनेंसिंग भी नहीं है। तो ऐसे कैश फ्लो को आप कहाँ लोगे? AS3 कहता है ऑपरेटिंग में ही ले लेना। आप चेक करो, मैंने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिफाइन किया था तो मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसी बिजनेस की प्रिंसिपल या मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी आती हैं, और इसके अलावा वो एक्टिविटी आती हैं जो इन्वेस्टिंग भी नहीं है और जो फाइनेंसिंग भी नहीं है। तो जो इन्वेस्टिंग में कवर नहीं हुई, फाइनेंसिंग में कवर नहीं हुई, उसको ऑपरेटिंग में डाल देते हैं, क्योंकि कैश या तो आया है या गया है, उसका क्लोजिंग कैश पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इसलिए उसको हमें अकाउंट करना पड़ेगा, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो AS3 कहता है ऑपरेटिंग में ही दिखा देना, ठीक है जी, ओके। तो देयर आर सर्टेन कैश फ्लोज, there are certain cash flows which are not generally related with operating, investing and financing activity. For example, insurance claim received against loss of stock by fire, ठीक है सर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लगने से नुकसान हुआ उसके बदले में क्लेम मिल गया, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, VRS होती है बेटा, है ना। वॉलंटरी रिटायरमेंट सेपरेशन, या बोल सकते हैं कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय। कंपनी कुछ एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने VRS ले लिया और VRS लेने के बदले हमने उन्हें कुछ